हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनीष गोस्वामी है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इससे पहले मैंने आपको स्टैटिक्स पढ़ाया था। स्टैटिक्स ऐसा चैप्टर था जो इजी चैप्टर था और हमें अच्छे मार्क्स भी प्रोवाइड करता था। प्रोबेबिलिटी भाई उससे भी आसान है और ये उससे भी बेहतर मार्क्स प्रोवाइड करता है। थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना है, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, तो भाई अब ऐसा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको कुछ नहीं आएगा उसको प्रोबेबिलिटी तो आना ही आना है और आना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो कि ये प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होता है ये चांसेस ऑफ हैपनिंग होता है, यानी किसी चीज के होने का क्या चांसेस है उसे प्रोबेबिलिटी के द्वारा बताया जाता है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, यानी किसी काम को होने का क्या चांस है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे मेरे हाथ से इस पेन के गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो 50-50% चांस है कि 50% ये गिर सकता है, 50% चांस है कि ये नहीं गिर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ ऐसा ही काम करता है। चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में जो जो कुछ टर्मोलॉजी है उसको समझते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, सारे सैंपल स्पेस बनाते हैं और इसे आसानी से स्कोरिंग मार्क्स वाला चैप्टर दिखाते हैं कि ये कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ आप समझेंगे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में, कुछ एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपको बोर्ड से रिलेटेड होंगे, जिसको देख के आपको लगे कि अरे यार बोर्ड में तो बड़ा इजी क्वेश्चन ऐसा आता है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में बस सिंपल सी बात है, किसी काम के होने का जो चांसेस है वो प्रोबेबिलिटी बताता है। और हमें दो प्रकार का पढ़ना होता है। अभी 10th में है तो हमें इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में समझना है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब कि हर एक चीजों को होने का जो क्षमता होता है वो सेम चीज पे ही डिपेंड होता है। तो इक्वली लाइकली इवेंट के हिसाब से पढ़ना है हमको। हम बात करेंगे, अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आपको दिया गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? एक्सपेरिमेंट होता है हम किसी चीज का, जैसे आप केमिस्ट्री भी देखे होंगे तो केमिस्ट्री में किसी दो चीजों को मिला के कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पर अगर हमको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर ही बनने वाला है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें रिजल्टेंट बता देता है कि यही आने वाला है। चाहे मैं जितने बार भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाऊं मुझे वाटर ही मिलेगा। पर रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिन्हें हमें आउटकम तो पता है कि हाँ ये चीज आएगा, पर कौन सा वाला आएगा ये हमको पता नहीं होता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि वी नो ऑल द आउटकम्स बट वी डोंट नो विच आउटकम विल एग्जैक्टली कम आउट, यानी कौन सा ऐसा आउटकम है जो एग्जैक्टली आएगा वो हमको पता नहीं होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक डाई रोल करना है, डाई मतलब आप समझ रहे हैं पासा। जैसे ही आप डाई को रोल करेंगे, डाइस को रोल करेंगे, तो आपको ये पता है कि भाई 1 आ सकता है, उस पर 2 लिखा आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है। पर हमको ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली मैं पहली बार जो फेंकूंगा वो कौन सा वाला नंबर ही आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जितने भी डाटा है, जितने भी आउटकम है वो मुझे पता है, पर कौन सा वाला आएगा ये हमको पता नहीं होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सॉरी द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके जितने भी आउटकम है उन सबको एक जगह कलेक्ट करके रखना ही सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे हमको पता है कि जब भी हम कॉइन उड़ाएंगे, सॉरी डाइस थ्रो करेंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसी को एक सेट बना के लिख देना 1 2 3 4 5 6, कि ये डाई को रोल करने के बाद आएगा। इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट क्या होता है भैया? इवेंट का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई कार्य करते, जैसे आउटकम की बात हुई, तो आउटकम जो भी चीज हमारा आता है, जो हमारा जैसे हम थ्रो किए तो जो हमारा रिजल्ट आता है, जो पहली बार रिजल्ट है, दूसरी बार रिजल्ट है, उन्हें हम आउटकम कहते हैं। और इवेंट का मतलब भी सेम होता है कि इवेंट आप कौन सा काम कर, मतलब कोई चीज आपने डाइस थ्रो किया तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आया वो इवेंट के तौर पर काउंट किया जाता है। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है? वो आउटकम जो आपसे पूछा गया होगा, जो कि क्वेश्चन में आपको समझाएंगे हम, उसमें हम फेवरेबल आउटकम का नाम देते हैं। और फिर आता है टोटल पॉसिबल आउटकम। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
फेवरेबल आउटकम, इसे नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि यही फॉर्मूला बार बार हमें लिखना है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, इसको मैं आगे लिखा होऊंगा, उसे वहां से भी आप लिख सकते हैं, यानी कि एन ऑफ पी या पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का क्या आएगा भैया, तो वो होगा फेवरेबल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ इवेंट की बात होगा, अपॉन एन ऑफ एस यानी कि टोटल सैंपल स्पेस की बात होगी। ये फॉर्मूला आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में आप आसानी से समझ जाएंगे, घबराइएगा मत। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और स्ट्रोक को बड़ा करने दो ताकि ये बंद कर दूं। ठीक है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, यही मेन फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट का ये फॉर्मूला होता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी होने का जो चांसेस है वो 0 से 1 के बीच में करता है। भाई किसी काम का होना ना होना, या तो वो 100% हो सकता है, या तो कम चांसेस है कि हो सकता है, या तो होगा ही नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी जो आपको बताता है कि किसी काम की प्रोबेबिलिटी जो होगी उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं आती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 1 से बढ़ा देगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, 1 से बड़ा नहीं आएगा, इस बात को नोटिस करिएगा। मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है, और जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट यानी ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही ना हो, और अगर यही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाए यानी कंफर्म पूरा का पूरा आंसर आता है, यानी कि श्योर इवेंट हम काउंट करते हैं कि ये इवेंट जो है वो श्योर है, क्योंकि वैल्यू 1 आ गई यानी 100% चांसेस है, मतलब पूरी की पूरी श्योरिटी है। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 आ गई तो श्योर इवेंट। और जब भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो उसे अनश्योर या अनसर्टेन इवेंट कह सकते हैं। अनसर्टेन इवेंट या अनश्योर इवेंट कह सकते हैं, इस बात को नोटिस करिएगा। एक और चीज है यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं, इसके बाद मैं इसको आपको समझाऊंगा। अब सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ कॉइन का यानी सिक्के का, तो मैं 1 कॉइन की बात कर लेता हूं, 1 कॉइन की बात कर लेता हूं, 2 कॉइन की बात कर लेता हूं, 2 कॉइन की बात कर लेता हूं, 3 कॉइन का हालांकि आता नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे। अब देखो, जब भी मैं कोई एक सिक्का उछालूंगा तो सिक्के पे क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम जिसे हम सैंपल स्पेस कह रहे हैं, है ना, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, वो क्या आएगा, वो आ सकता है हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इन दोनों में से कोई आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी सैंपल स्पेस मेरा क्या बन रहा है, वो बन रहा है एच कॉमा टी, एच यानी हेड, टी यानी टेल। तो ये मेरा सैंपल स्पेस है। अगर मैं वही 2 सिक्का उछालता, एक सिक्का इससे एक सिक्का इससे, तो हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। जब भी हम 2 सिक्का उछालेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या बनेगा, हेड हेड, दोनों पे हेड आ गया, हेड टेल यानी एक पे हेड दूसरे पे टेल। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड, और या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर ही टेल आएगा। तो इस बात को नोटिस करिएगा, ये है हमारा सैंपल स्पेस। ये इस किसका, ये सैंपल स्पेस है 1 कॉइन का, ये सैंपल स्पेस है 2 कॉइन का। वहीं मैं अगर 3 कॉइन की बात करता, 3 कॉइन की बात करता, तो 3 कॉइन्स में क्या हो सकता हमारा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या आ सकता है भैया, 3 सिक्का उछालो, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आता है, हेड हेड हेड। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दूसरे पे हेड आया पर टेल आ जाए। ऐसा ही हो सकता है कि हेड आया हो, बीच में टेल आया हो, फिर हेड आया हो। तो ऐसे कितने बनेंगे ये देख लेते हैं। तो हेड 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 जब तीनों पे हेड आया होगा, हेड हेड टेल जब 2 पे हेड और 1 पे टेल आया होगा,
या फिर हेड टेल हेड, जब कॉर्नर कॉर्नर वाले पे हेड आया हो और बीच वाले पे टेल आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में हेड आया हो और बाकी दो पे टेल आया हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों पे टेल आया हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पे टेल आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों पे टेल और एक पे हेड आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि टेल फिर हेड आया हो फिर टेल आया हो, और लास्ट में ये भी हो सकता है मेरे दोस्त, टेल हेड और हेड। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस, यानी 8 टोटल पॉसिबल आउटकम बनने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है? अरे भाई क्यों बड़ा हो रहा है, ऐसा मत कर मेरे दोस्त। ठीक है, ये कुछ था। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और आपसे पूछता हूं कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूं कि थ्रो अ डाई, थ्रो अ क्वाइन, थ्रो अ क्वाइन, throwing a coin, throwing a coin, मान लो throwing a coin, what is the probability, what is probability of getting head, getting head? तो सिंपल सी बात है भैया, जब भी आपसे बोले कि क्या प्रोबेबिलिटी है, एक सिक्का आप उछालें तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखिए। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कौन कौन हो सकता है, इस बात को नोटिस करो। टोटल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? अगर एक सिक्का उछालते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही आएगा, इन दोनों से अधिक नहीं आने वाला है। और जो मेरा इवेंट है, वो इवेंट क्या है जिसको पूछा गया है, जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो पूछा जो गया है, वो क्या पूछा गया है? पूछा गया मुझसे किसकी प्रोबेबिलिटी? तो हेड की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालूंगा, जिसे हम इवेंट नाम दिए हैं। ई लिख दोगे तो भी समझ में आ जाए कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछ रहे हैं। फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ इवेंट कितना है, तो हेड पूछा गया, एक ही बार हेड है भैया, तो 1, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, तो 1 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब एक वर्ड वहां पे आया था जिसे हम लिखे थे प्रोबेबिलिटी में, पीछे जो एक चीज छोड़े थे वहां था नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये कैसे निकलता है? वो निकलता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पूछता, अगर मैं ये पूछता कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल सी बात है कि अगर हेड नहीं लाना है, मतलब कि यहाँ पे तो हमारे पास दो ही काम था, अगर हेड नहीं आना तो कौन आएगा? टेल आएगा। तो एक तो टोटल हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हुआ, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ? तो 2 हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। और अगर मान लीजिए ये चीज मुझे डायरेक्ट निकालना होता, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता है, तो मैं इस फार्मूले से भी निकाल लेता। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? 1/2, और 1 में से 1/2 घटाओगे, एक में से आधा घटाओगे, तो वापस आधा ही आने वाला है। तो दोनों तरीके से वो सही है। तो इस फार्मूले को भी याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और काफी यूजफुल भी फार्मूला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैंपल स्पेस ऑफ डाई। अगर मैं बात करूं डाइस के सैंपल स्पेस की या फिर 2 डाई के सैंपल स्पेस की, तो क्या आने वाला है? डाई एंड डाइस ना, डाइस, 2 डाइस एंड डाई, 1 डाई, एक डाई, 2 डाई, 2 डाइस में। तो डाई का जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस, यानी जिसे हम कह रहे हैं टोटल पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है? वो आ सकता है जब भी डाई को थ्रो करोगे, पासा को थ्रो करोगे, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा, क्योंकि 6 ही नंबर उस पर लिखे रहते हैं, उससे अधिक तो नंबर लिखा ही नहीं रहता है। तो यही सब आ सकता है। तो ये मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम जिसे हम सैंपल स्पेस कह रहे हैं, इस बात को ध्यान दो। अभी सैंपल स्पेस हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब हम 11th में जाएंगे तो ये सिंपल स्पेस जो वर्ड है वो काफी यूज होता है। तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ हिंट में कि 11th में सैंपल स्पेस लिखते हैं, पर यहाँ
टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे, इस बात को नोटिस करिएगा। और वहीं पे जब 2 डाइस कर दोगे तो 2 डाइस में जो सैंपल स्पेस बनेगा या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम जो बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त कि अगर मैं 2 डाइस थ्रो करता हूँ, 2 डाइस थ्रो करता हूँ तो पहले पिक 1 आ सकता है, दूसरे पिक 1 आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे 2 आया फिर 1 आया हो, फिर 2 2 2 3 2 4 2 6, ऐसे बहुत सारे बनने वाले हैं। तो कितने बनेंगे? तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। इसके अलावा 2 1 2 2 2 3, ऐसे सब चलता जाएगा। कहां तक जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब भैया लास्ट में 6 6 ही तो हो सकता है, तो इसके अलावा भी जाएगा, उन सबको भी लिख लो। 3 1 3 2 3 3 3 4 ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि डाइस में 6 6 6 6 तक जाएगा, क्योंकि दोनों पे 6 और 6 आ सकता है। तो इसलिए टोटल जो आउटकम बनेंगे वो 36 बनेंगे। 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है पहले पे 6 आया दूसरे 5 आ सकता है, हो सकता है पहले 6 दूसरे पे भी 6 आया हो। ऐसे हमारे टोटल 36 आउटकम बनेंगे। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, देखो पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट डबलेट। डबलेट का मतलब होगा कि दोनों सेम सेम आए। इस वाले क्वेश्चन में ये तो सिंपल है, अगर मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। इवन नंबर कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, कितने हैं? 3 है, तो 3 और टोटल कितने हैं? तो 6 है, तो काटेंगे प्रोबेबिलिटी 1/2। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो भैया कितने प्राइम नंबर हैं? तो आपको दिख रहा होगा कि सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, यानी कितने हैं? 3 प्राइम नंबर है। तो 3 प्राइम नंबर है, इसका मतलब हो गया वही सेम फेवरेबल आउटकम जो हमसे पूछा गया वो फेवरेबल है हमारा। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम काटेंगे 1/2। ये भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल सी बात है, मुझे बता दो भाई कि कितने इवन प्राइम नंबर है। तो दुनिया का एकमात्र इवन और प्राइम नंबर वो सिर्फ 2 है। तो यानी कि कितना भैया नंबर मिला है? एक नंबर मिला है जो कि 2 है। तो 1 और टोटल कितने हैं? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर इज 1/6। इस क्वेश्चन के लिए आपको समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी कैसे होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस वाले टॉपिक में, यानी 2 डाई की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हाँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, यानी डबलेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, सोल्यूशन क्या रहेगा? सोल्यूशन ये रहेगा कि अगर 2 डाई आपने थ्रो किया है, ये 2 डाई की बात कर रहे हैं हम ना, इस बात को नोटिस करिएगा, 2 डाइस की बात कर रहे हैं कि हाँ उस केस में क्या होगा। अगर आपने 2 पासा फेंका है तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर डबलेट आए? डबलेट का मतलब दोनों दोनों सेम नंबर आ जाए। तो जो मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम वो कौन कौन है? तो आपने देखा ही है, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। हालांकि आपको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है। टोटल पॉसिबल आउटकम आपका ये है 36। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? तो वो आपके पास है, चलो भाई, अरे पहले तो ये मूव ही नहीं करता है, पता नहीं क्या समस्या इसको हो जाता है। हाँ, जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 36 है। अब मुझे ये बताओ कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि डबलेट क्या है? डबलेट तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम
यानी जो फेवरेबल, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो हमारे फेवरेबल में आता है। और ये फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो डबलेट कितने थे, अगर आप क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो उसमें डबलेट कितने थे। तो एक तो आपका 1-1 है जिसमें दोनों में 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है और 6-6 है। यानी टोटल टोटल 1 2 3 4 5 और 6 डबलेट है। तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम की संख्या है वो 6 है। अब मुझसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम को, और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम को, और जब काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6। इस बात को आप नोटिस करिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ये कह सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इवन नंबर, यानी कि दो नंबर को जोड़ो और उनको इवन बनाओ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है कि देखो फेवरेबल जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो तो 36 रहेगा। आप क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इवन नंबर, यानी कि जब मैं जोड़ूं दोनों को तो इवन नंबर मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इवन इवन जोड़ेंगे तब इवन आएगा, या फिर ऑड ऑड जोड़ेंगे तब इवन आएगा। जैसे कि 1 1 जोड़ो 2 आया जो कि इवन नंबर है, क्या इससे इवन आएगा, नहीं आएगा। 2 1 3 इवन नंबर नहीं होता है। 3 और 1 4 इवन नंबर होता है। 4 और 1 5 नहीं होगा। 5 और 1 6 होगा। 6 और 1 7 इवन नंबर नहीं होगा। तो कौन कौन आ रहा है, 1 1 2 1 3 4 1 5 6। तो 3 आपके नंबर ऐसे हैं जो यहाँ पे ये जोड़ने पे इवन आ रहे हैं। क्या इसके अलावा नहीं है, बिल्कुल है भाई। और कौन कौन हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, और कौन हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, और कौन हो सकता है, 4 1 हो सकता है। 4 1 होगा, नहीं होगा। 4 1 5 कहाँ से इवन नंबर होगा यार, मैं भी कहाँ ध्यान दे रहा हूँ। 4 2 होगा, 4 4 होगा, 4 6 होगा, 5 1 होगा, 5 3 होगा, 5 3 8 जो कि इवन नंबर है, 5 5 होगा, 6 2 होगा, 6 4 होगा और 6 6 होगा। नंबर काउंट करिए, टोटल आपको दिख रहा होगा, इसमें से 3, इसमें से 3 3 3 3 3, टोटल 3 6 3 9 12 18 नंबर बन रहा है। इसका मतलब कि जो आपका जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इवन इक्वल टू कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम 18 आया था, जो 3 3 जोड़ने पे जो इवन नंबर बना था वो 18 आए थे, और टोटल 36 है। काटेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस भी समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है जिनमें बच्चों को डर लगता है वो है कार्ड्स। और कार्ड्स भाई बहुत बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल है। सिंपल सी बात है, आप कार्ड को एनालाइज करो कि कार्ड की संख्या क्या है। तो आप सभी को पता होगा कार्ड्स की संख्या है 52, और इस 52 में कार्ड्स को डिवीजन किया जाता है। एक डिवीजन किया जाता है ब्लैक कलर के कार्ड, ब्लैक कार्ड्स, और एक डिवीजन किए जाते हैं व्हाइट कार्ड्स। कहाँ मैं खोया हूं यार, रेड कार्ड, ब्लैक और व्हाइट में जा रहा हूं। ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड ये हमारे पास होते हैं। टोटल 52 कार्ड है। ब्लैक कार्ड की संख्या 26 होती है, रेड कार्ड की भी संख्या 26 होती है, क्योंकि 52 का आधा करेंगे तो 26 आएगा। अब इस ब्लैक कार्ड में दो लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं भैया, तो एक आता है स्पेड, एक आता है क्लब। स्पेड का जो डिजाइन होता है, क्लब का जो डिजाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो तुम लोगों को पता ही होगा क्लब कैसा बनता है। और स्पेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ, हार्ट क्यों बना रहा हूँ, ऐसा होता है, हार्ट जैसा ही होता है बस उल्टा होता है। तो ये स्पेड का डिजाइन हो गया। अब आगे बात करते हैं रेड कार्ड का। तो रेड में एक आता है हार्ट, अब हार्ट तो सबको पता होगा, और एक आता है डायमंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अब इससे तुम याद कर लो कि ये ईंट के कलर का है, ईंट रेड होता है मतलब डायमंड रेड होता है। हार्ट तो सबको पता है कि हार्ट रेड ही होता है, और हार्ट का स्ट्रक्चर भी सबको बनाने आता है। कितने कितने कार्ड होते हैं, तो भैया स्पेड के होते हैं 13 कार्ड, क्लब के होते हैं 13 कार्ड, हार्ट के होते हैं 13 कार्ड, और डायमंड के भी होते हैं 13 कार्ड। अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा तुम्हें बताऊं इस कार्ड को ओपन करके, कि हाँ एक कार्ड को ओपन कर दूंगा तुम बाकी कार्ड भी समझ जाओगे मेरे दोस्त। तो यहाँ स्पेड के कौन कौन से आते हैं भाई, ये देख लो। तो पहले तो स्पेड्स कार्ड में जो पहला कार्ड आता है वो आता है एस, जिसे हम इक्का कहते हैं। फिर आपका आता है किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, और इसके बाद जो आते हैं वो सारे नंबर कार्ड आते हैं। कौन कौन सा नंबर कार्ड आता है भाई, तो सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे सबको लिख देता हूँ 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिसे डेला कहते हैं। काउंट कर लो कितने कार्ड हो रहे हैं, तो ये 9 कार्ड हो गए, इसके बाद 10 11 12 13, ये 13 कार्ड हो गए। स्पेड्स के ये 13 कार्ड, वैसे इसी तरह क्लब के भी 13 कार्ड होंगे, हार्ट के भी 13 और डायमंड के भी होंगे। क्लब में भी एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, इसके बाद नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। हार्ट में भी वैसा ही होगा और डायमंड में भी वैसा ही होगा। इस बात को नोटिस करके रखिएगा। अब यहां से कुछ कार्ड निकाले जाते हैं, जैसे ये किंग जो है, क्वीन जो है और जैक जो है, यहीं से फेस कार्ड बनता है। तो भाई देखो 3 फेस कार्ड यहां बन रहा है, 3 फेस कार्ड क्लब में भी होगा, 3 फेस कार्ड हार्ट में भी होगा और 3 फेस कार्ड डायमंड भी होगा। सब में 3-3 कार्ड होगा। इसका मतलब टोटल 12 ऐसे कार्ड हैं जो कि फेस कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। फेस कार्ड की कैटेगरी में आते हैं कितने हैं भाई? 12। कौन कौन से? तो सिंपल सी बात है, एक किंग होगा, एक क्वीन है और एक है जैक। किंग कौन कौन? एक किंग स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का, यानी 4 किंग होंगे। एक क्वीन होगी स्पेड की, एक क्लब की, एक हार्ट की, एक डायमंड की, और एक जैक होगा स्पेड का, क्लब का, हार्ट का और डायमंड का। ऐसे आपके 4 4 4 फेस कार्ड हो गए। ये नंबर कार्ड, ये स्पेशल कार्ड में काउंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अगर सारी चीजें समझ गए हैं, देखो फेस कार्ड में भी आप नोटिस करो कि 2 ठो राजा जो है वो ब्लैक कार्ड से निकल के आया है, 2 राजा जो है वो रेड कार्ड से निकल के आया है। वैसे क्वीन भी है, 2 क्वीन ब्लैक वाली है, 2 क्वीन रेड वाली है। जैक भी 2 ठो ब्लैक का है और 2 ठो रेड का है। तो कलर के हिसाब से भी याद रखना कि 2-2 कार्ड इनमें भी सेपरेटेड हैं। ये 4 किंग 4 लोगों के खानदान से आते हैं। स्पेड से आता है, क्लब से आता है, हार्ट से आता है और डायमंड से आता है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग के कार्ड कितने हैं? 4। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी 4/52। अगर मैं आपसे पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है जैक के आने की, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, क्योंकि टोटल कार्ड है 52, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम उसी तरीके से जा रहे हैं। अगर मैं ये पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड के कितने कार्ड हैं? 26, 26/52, यानी 1/2 हमारा प्रोबेबिलिटी आता। अगर वही क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हार्ट के कितने कार्ड हैं? 13, 13/52, यानी 1/4। 13/52 आप काटेंगे तो आएगा 1/4। अब मुझे लग रहा है कि आपसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप बता लेंगे। जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब, तो आप क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी टू गेटिंग क्लब। सेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग, रेड किंग कितने भैया, तो रेड किंग में तो किंग 4 है, किंग तो 4 है, पर रेड वाले कितने हैं? 2 रेड वाले, 2 ब्लैक वाले। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो यहां मैं तोड़ भी दे रहा हूं, 2 रेड के और 2 ब्लैक के। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड वाले किंग आने की? वो होगी 2/52। अब इसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है वो बस ये पूछ लेता है कि और लगा के, और यानी कि या। अब ये या का कंसेप्ट क्या है? या में आपको सबको जोड़ना है। सबको जोड़ने का मतलब जितने भी आपसे पूछे गए उन सबको देखना है, लेकिन कॉमन वाले का 2 बार यूज हो जाएगा तो उसको हटा के, जैसे मैं कहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड हो, ब्लैक कार्ड हो या फिर किंग हो, और किंग, ब्लैक कार्ड और किंग। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ना, आपको समझ में आ गया। तो ब्लैक कार्ड के कितने कार्ड है? 26, 26। किंग कितने हैं? 4। लेकिन नोटिस करो कि ब्लैक कार्ड से ही तो 2 किंग यहाँ पे निकल के आए हैं। 2 ठो जो किंग है वो ब्लैक वाले ही तो हैं, ब्लैक कार्ड के ही तो हैं। तो 26 में आप ये 2 किंग को काउंट कर लेना है और फिर किंग को काउंट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, 2 कार्ड एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ये जो 2 कार्ड एक्स्ट्रा हो रहा है उसको घटा देना, यानी कि ब्लैक कार्ड के कितने हैं? 26 प्लस किंग के कितने हैं? 4। लेकिन मुझे पता है कि ये जो किंग 2 हैं वो इसी ब्लैक कार्ड से आए हैं, इसलिए जब हम 2 माइनस कर देंगे तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो 26, 4 30 और 30 में से 2 गया
28 मेरा फेवरेबल आउटकम होगा और जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 28/52। आप काट पीट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही 3 मेन इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमको पढ़ना होता है। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको मैं याद दे दूंगा, आप ट्राई करिएगा। मैं आपको कुछ और बता दूं, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे वो पूछेगा कि एक थैला रखा गया, उस थैले में 4 रेड कलर के बॉल हैं, 3 ब्लैक कलर के बॉल हैं, 2 ग्रीन कलर के बॉल हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो बॉल हम निकाले हैं वो ब्लैक कलर का हो। तो भैया ब्लैक कलर का बॉल कितना है, 3 है, और टोटल बॉल कितने हैं, तो 4 3 7 और 2 9, यानी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। अगर यही पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल नहीं निकले, ब्लैक बॉल के नहीं निकलने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, ब्लैक ना निकले, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यहां देख के निकाल सकते हैं और दूसरा वो याद करिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट है इसके होने का। तो 1 में से 1/3 घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। आप नॉर्मली भी सॉल्व करिए कि ब्लैक कार्ड को नहीं लेना है तो बचा कौन, रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड। तो 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया, इधर लिख देते हैं ना, 6 हो गया, और टोटल कितने हो गए 9, और जब हम काटेंगे तो क्या बनेगा 2/3। तो सेम आंसर आ रहा है। तो आप इस बात को नोटिस करिएगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और करके मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। कुछ ये 2003 के क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। भाई प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, मैं आपको सारा ट्रिक ट्रिप सब कुछ समझा दिया हूँ। आपको नॉर्मली इसको सॉल्व करना, अगर आपसे हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में, फिर इसके बाद केस बेस्ड स्टडी में, इसके बाद 3-4 नंबर के क्वेश्चन में भी आते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार आप मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में जाएं और आपको कमी ना हो। कोई क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में भी भेज देंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो ये रहा आपका आज का। अब किसी और दिन मिलेंगे किसी और चैप्टर को लेके, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करिएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर किसी और दिन मिलेंगे। थैंक यू।